कहते हैं कि जनता जनार्दन जिसको आशीर्वाद देती है जमकर देती है। बंगाल में ऐसा ही दिखा। कभी ममता बनर्जी को खोलकर आशीर्वाद देने वाले जनता आज उनसे पीछा छुड़ा रही है। बंगाल में जो परिवर्तन की गूंज सुनाई दे रही थी वो सुनामी बनकर आई और बीजेपी 2/3 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सत्ता की गलियारे में लंबे समय बसर कर चुकी टीएमसी डबल डिजिट पर सिमट कर रह गई। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी की सत्ता पर काबजी अब सवालों के घेरे में है। अब उनके मंत्रिमंडल के 22 वरिष्ठ मंत्रियों को सीधे हार का सामना करना पड़ा। इस नतीजे ने न केवल बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि राज्य के वोटर अब राष्ट्रीय मुद्दे और विकास एजेंडों के प्रति अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं। और इस चुनाव में टीएमसी की पराजय के पीछे कई गहरे और अहम कारण भी काम कर रहे हैं। इसमें संगठनात्मक कमजोरी, स्थानीय स्तर पर पार्टी की पकड़ कमजोर होना, ग्रामीण इलाकों में बढ़ता असंतोष, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी रही। वहीं बीजेपी ने राष्ट्रीय नेतृत्व की ताकत और सोशल मीडिया रणनीति का लाभ उठाते हुए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक प्रचार किया। अल्पसंख्यक और युवा वोटर्स के बीच में टीएमसी की पकड़ कमजोर पड़ गई, जबकि बीजेपी ने अपने संदेश और विकास की छवि को प्रभावी ढंग से पेश किया। और इस नतीजे ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बंगाल की राजनीति अब सिर्फ परंपरागत वोट बैंक या जाति धर्म आधारित गणना तक सीमित नहीं रही है। इसकी बजाय जनता ने बदलाव की मांग की और नए राजनीतिक संदेश और विकास एजेंडे के प्रति अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इन सब के बीच में ममता के 22 कद्दावर मंत्रियों की हार ने यह साफ कर दिया कि बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी कितनी गहरी थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जबरदस्त हार हुई है और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। हालांकि इस करारी हार के बाद ममता बनर्जी की तरफ से चुनाव आयोग पर कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि इस चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें गलत तरीके से टीएमसी से छीनी गई हैं। एसआईआर के जरिए कई लोगों के नाम कटे और सीधे सीधे चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोला है। प्रशासनिक विफलता, भयंकर करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा रहा इस चुनाव के दौरान और बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया भी। इसके अलावा बेरोजगारी, कृषि संकट और बुनियादी सेवाओं को लेकर भी लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही थी। 15 साल से टीएमसी सत्ता में थी, लेकिन इन 15 सालों में जो काम करना चाहिए था टीएमसी को, वो काम टीएमसी में नहीं किया और शायद इसी की वजह से जो जनता थी पश्चिम बंगाल की, उसमें ममता बनर्जी के खिलाफ नाराजगी बढ़ती चली गई और नतीजा यह हुआ कि बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई। ऐतिहासिक जीत, 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने इस बार जीती और इस जीत में कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी बहुत बड़ी मेहनत रही है। जिस तरह से पिछले चुनावों का इतिहास पश्चिम बंगाल का रहा है, वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बाकी दलों के जो कार्यकर्ता, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ता, अगर अपने संगठन को मजबूत करते थे, पार्टी के लिए प्रचार करते थे, तो डर के साए में उन्हें करना पड़ता था, छुप छुप के प्रचार करना पड़ता था। लेकिन इस बार ये परिवर्तन की लहर पूरे पश्चिम बंगाल में चली और इस परिवर्तन की लहर ने यह साबित कर दिया कि जनता जनार्दन जब चाहती है तो सत्ता परिवर्तन कर देती है। और जिस बीजेपी पिछले 15 सालों से जो बीजेपी इंतजार कर रही थी, पेशेंस बनाए हुई थी, कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे, संगठन को मजबूत कर रहे थे, उन तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा ये रहा कि टीएमसी की करारी हार हुई है। लेकिन ममता बनर्जी अभी शांत बैठने वाली नहीं है। इस हार को लेकर उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने चुनाव आयोग पर सीधे सीधे इस हार का ठीकरा फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि 100 से ज्यादा सीटें उनसे छीनी गई हैं। एसआईआर के जरिए 90 लाख से ज्यादा वोट काटे गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि टीएमसी कितनी हार हुई है, करारी शिकस्त हुई है और उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं, चुनाव आयोग से है। और चलिए पश्चिम बंगाल के फिलहाल समीकरण क्या रहे, टीएमसी की इस हार के पीछे क्या टीएमसी की कमजोरी रही और अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, तो पश्चिम बंगाल में किस तरह के परिवर्तन शुरुआती तौर पर देखने को मिलेंगे। शुरुआती तौर पर बीजेपी कौन कौन से बड़े फैसले लेगी, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, इस हार को शायद ममता बनर्जी अभी पचा नहीं पा रही हैं। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा चुनाव आयोग पर सीधे सीधे हार का ठीकरा उन्होंने फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा सीटें उनसे छीनी गई हैं।
बिल्कुल, ये देश की इंडियन पॉलिटिक्स का एक टर्निंग पॉइंट है और जाहिर तौर पे ममता दीदी के लिए आसान नहीं था कि वो पहले तो चुनाव हारी खुद और पूरा राज्य हार गई और ममता दीदी के गढ़ में एक सबसे बड़े काडर वाली पार्टी देश में अगर बात करें तो बीजेपी के अलावा अगर किसका बड़ा काडर है तो ममता दीदी का है, उसको बीजेपी ने हरा दिया तो ममता दीदी के लिए जाहिर तौर पे ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और जब कुछ एक्सेप्टेबल नहीं होता तो यही कहा जाता है कि ये मेरे को घसीट के करा, मेरे साथ गलत हुआ, मैं बीजेपी ने नहीं, संवैधानिक संस्थाओं ने चुनाव लड़ा। पर ममता दीदी को समझने की ज़रूरत है कि ममता दीदी पिछली बार आप इमोशनल हुई, आपके पैर में चोट आई, आपने व्हील चेयर से फुटबॉल किक मारी तो आप हारते हुए जीत गई थी। आप ये देखिए कि आपको चांस दिया है जनता ने, लेकिन इस टर्निंग पॉइंट इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ममता दीदी ने हार कर देश में ये सिखा दी कि भय का वातावरण में बहुत लंबे समय तक जनता नहीं रहती, हिंसा के वातावरण में बहुत लंबे समय तक जनता नहीं रहती। या तो पलायन कर रही थी या फिर वो सरकार बदल देती है। तो उससे शायद बीजेपी ने मजबूती दी कि हम आपको सुरक्षा देंगे तो उससे सरकार बदल दी। अगर बीजेपी के अलावा ऐसे कोई मजबूती नहीं मिलती तो वो राज्य बदल देती, पलायन करके आसाम चले जाते, दिल्ली आ जाते, बिहार से दूसरे राज्यों में चले जाते। तो ममता दीदी को समझना होगा कि आप एक स्ट्रीट फाइटर, आपको लोगों ने इतने बड़े मैंडेट के साथ 15 साल तक सत्ता में रखा, अगर आपको बाहर किया है तो आज चीखने चिल्लाने से बेटर है कि आप ये समझे कि गलती कहाँ हुई थी। क्या वास्तविकता में लोगों को सिंडिकेट चला रहे थे और लोगों का नुकसान हो रहा था, लोगों से कट मनी लिया जा रहा था, क्या वास्तव में लोग डर रहे थे? तो ये सारी बातें अगर आज वो एनालिसिस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे होगा क्या कि वो जो आज कह रही हैं कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूँ, तो इंडिया गठबंधन में भी उनकी वक़्त होगी, वो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। दूसरा क्या है, टीएमसी कई दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ सकती है। अब जो पश्चाताप वो यहाँ करेंगी उससे वो दूसरे राज्यों में थोड़ा बहुत गेन कर सकती हैं। 5 साल अगर ऐसे अच्छा करें तो क्या पता अगली बार फिर वो चुनाव लड़ते हुए एक अच्छे पोजीशन पे हों। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि आपको पछता पहले लेना चाहिए था, आपको कोर्स करेक्शन पहले कर लेना चाहिए था। कोर्स करेक्शन करने में लोगों ने ममता दीदी को मौका दिया। अक्सर क्या होता है, एक आई दूसरी सरकार, 5 सालों में सरकारें बदलती हैं, लेकिन टीएमसी आप सोचिए पश्चिम बंगाल स्थिरता को वोट करता है, 35 साल लेफ्ट को दे दिया शासन, 15 साल ममता दीदी को दे दिया, उससे पहले कांग्रेस थी। ऐसा नहीं कि 5 साल दिया हटा दिया। पश्चिम बंगाल के लोग कितने संतुष्ट हैं कि वो स्थिरता को वोट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ममता दीदी ने उस स्थिरता की वैल्यू को नहीं समझा, लोगों के प्यार को, सम्मान को, अस्मिता को नहीं समझा, तो उसका नतीजा ममता दीदी भुगत रही है। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि मैं एक बड़ी खबर आ रही ममता बनर्जी से जुड़ी हुई। ममता बनर्जी का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी की तरफ से साफ कह दिया गया, मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं है, हम हारे नहीं हैं, हमें जबरदस्ती हराया गया है। ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी, मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। अदिति, ममता बनर्जी इस्तीफा फिलहाल नहीं देंगी, सिर्फ एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है। देखिए, ममता दीदी को बहुत अच्छे से संविधान भी पता है और ममता दीदी को पता है कि कैसे सरकारें चलती हैं। आप विधायक भी नहीं हैं इस बार की जो असेंबली बनी है उसमें आप विधायक नहीं हैं। आप विधायक होती तो आप मुख्यमंत्री होती। आप भूल गई हैं कि आप विधायक का चुनाव भी हार गई हैं और आपकी पार्टी ने भी वो मैजिक नंबर मैंडेट हासिल नहीं किया है। आप इस्तीफा दें या ना दें, आप मुख्यमंत्री नहीं हैं। 9 तारीख को बीजेपी शपथ ले लेगी। तो आपका ये कहना लोगों को, जो संवैधानिक, जो इनोसेंट लोग हैं, वो ये कह सकते हैं, जो टीएमसी के वर्कर हैं, जो टीएमसी के वोटर हैं, वो ये कह सकते हैं कि अरे ममता दीदी के साथ गलत हुआ। आप भड़काने की कोशिश कर रही हैं लोगों को, आप सड़कों पे लाने की कोशिश कर रही हैं लोगों को, ये अलग बात है। लेकिन फिर आप ये भूल गई कि आपकी सरकार नहीं है, वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेज हैं और बीजेपी सरकार बना लेगी, फिर बीजेपी का शासन चलेगा, फिर लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के हाथ में होगा। तो आप जनता को सड़क पे लाने की कोशिश कर रही हैं, पहला ये आपकी आदत है या कोशिश है, या दूसरा कि आप इनोसेंस में परेशान होकर ये कह रही हैं। तो कोई बात नहीं, आप शाम तक कह दीजिएगा मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा आपका ले लिया गया है क्योंकि अब आप विधायक नहीं हैं। एक प्रोटोकॉल होता है कि आप राजभवन जाती, आप वहां पे इस्तीफा देती, जो प्रोटोकॉल है, जो चुनाव, बल्कि जिस दिन चुनाव के नतीजे आ जाते हैं उसी रात को जाकर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है राजभवन में। लेकिन आप ये नहीं कर रही, आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही।
पर आप भ्रमित मत होइए, आप संविधान कुछ और कहता है और संविधान के लिहाज से ना आप किस पार्टी सरकार में है, ना आप विधायक बनी हैं, तो आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकती। टेक्निकली आपका इस्तीफा एक्सेप्टेड ऑलरेडी है। सही होता कि आप जनता के मैंडेट का सम्मान करती और राजभवन में जाके इस्तीफा दे देती। अच्छा, उनके स्टेटमेंट से अदिति दो चीजें समझ में आती हैं। एक तो वो ये दिखाना चाहती हैं अपने कार्यकर्ताओं की कि ये मेरी हार नहीं है, हमने मेहनत बहुत की लेकिन जानबूझकर उन्हें हराया गया, चुनाव आयोग के द्वारा हराया गया। दूसरा ये कि बंगाल की जनता तो ये समझ चुकी थी कि इस बार परिवर्तन होने वाला है और उन्होंने जमकर वोट भी किया, लेकिन ममता बनर्जी खुद ये नहीं समझ पा रही कि ये बंगाल की जनता का फैसला है, उसने ये परिवर्तन लाया है। मैंने बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, नॉर्थ के, साउथ के, सब जगह के। दो तरह के पॉलिटिशियंस होते हैं, दो तरह के लीडर्स होते हैं। एक ये जो कहते हैं कि मैंने जनता का मैंडेट स्वीकार करता हूँ हारने के बाद, और वो इस्तीफा देकर आते हैं। ये एक इमोशनल एस्पेक्ट है कि इस बार मैं जनता का मैंडेट स्वीकार करता हूँ। एक ये कहते हैं कि नहीं, चुनाव ठीक तरीके से नहीं हुए और ये गड़बड़ हुई है, लेकिन फिर भी जो जनता का मैंडेट है सराखों पे इस्तीफा देते हैं। एक होते हैं ममता बनर्जी स्टाइल लोग जो कहते हैं कि ना तो मैं जनता का मैंडेट स्वीकार करता हूँ क्योंकि चुनाव ठीक तरीके से हुए ही नहीं। ममता दीदी, आप भले ही सबको जवाब ना दें, अकेले कमरे में खुद से बात करें। क्या पिछले 15 साल में 3 चुनाव हुए, क्या वो निष्पक्ष तरीके से हुए थे? क्या मैं इसलिए कह रही हूँ और डंके की चोट पे कह रही हूँ क्योंकि मैं जमीन पर लोगों से बात करके आई। पूरी की पूरी पार्क स्ट्रीट की सोसाइटीज कहती थी कि हम मछली पकौड़ा बनाते थे, हम घर रहते थे, मछली भात खाते थे, क्योंकि हमारी सोसाइटी नीचे से लॉक हो जाती थी। उस दिन हमें सड़क पे निकलना अलाउड नहीं था क्योंकि हमारा वोट ही अलाउड नहीं था। कई लोगों ने कहा, हम लाइन में लगते थे, कहते थे तुम्हारा वोट पड़ गया, जाओ। कई लोग कहते थे कि अरे तुम्हारे तो बीजेपी को वोट किया है, तुम्हारी उंगली काट दी जाएगी। ममता दीदी, आज आप जो ये बात कर रही हैं, इसे बोलते हैं कि कर्मा कमिंग बैक। आपने यही किया है, आपके साथ यही हो रहा है। हम बीजेपी के समर्थन की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि लोगों ने मैंडेट नहीं दिया, आप लोगों के मैंडेट को स्वीकार करो। और 5 साल कोई बड़ी चीज तो होती नहीं है, और ये कोई सत्ता ऐसा तो है नहीं कि एक बार आएगी दोबारा वापस नहीं आ सकती, दोबारा आ सकती है। मेहनत कीजिए, सड़क पे संघर्ष कीजिए, और आप तो संघर्षशील महिला हैं। तो आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो आप ये जनता को डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं। बंगाल की जनता ने आपको ट्रेलर दिखाया, कोई बात नहीं, अगले 5 साल बाद फिर मेहनत करके सरकार ला सकती है। ये कहना, या तो एक बात यह है कि आप अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई हैं, आप कोई एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहती हैं, या फिर आप जनता को ये बता रही हैं कि तुम्हारे वोट की ना मुझे पहले परवाह थी, ना मुझे आज परवाह है, मैं जीतती आई हूं, अपने तरीके से जीतती आई हूं। इस बार मैं वो अपना तरीका अपना नहीं पाई, क्योंकि आपकी तो बंगाल पुलिस भी काडर की तरह काम करती थी। इस बार आप अपने तरीके से चुनाव नहीं लड़ पाई, तो आप चुनाव नहीं जीत पाई हैं। एक चीज ये भी अदिति समझ में आती कि 15 साल जब आप सत्ता में रहते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं ना, तो जब आप मानकर नहीं चलते कि मेरी हार होने वाली, लेकिन जब हार जाते हैं, जनता का फैसला आ जाता है, तो वक्त लगता है कुछ कि हाँ, मैं मुख्यमंत्री अब नहीं हूं, मेरी हार हो चुकी है। और शायद वही ममता बनर्जी के साथ इस वक्त हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, एक तो क्या है कि हम बहुत लंबे समय जब पॉलिटिक्स में होते हैं, बहुत ही संजीदगी वाले पॉलिटिशियंस रहे हैं जो खुशी खुशी पहले तो पहले का ज़माना आप देखिए, अडवाणी जी पे कोई आरोप लगा, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। मैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की बात करूंगी, खुराना जी, आरोप लगा, इस्तीफा दे दिया। पहले ऐसा होता था, रेलवे में कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, इस्तीफा दे दिया। अरे अब सत्ता आपके करियर और प्रोफेशन हो गई है, आज इधर नहीं उधर। या ममता दीदी को लगता है कि ये इसी के लिए पैदा हुई हूँ, बंगाल की कुर्सी पर जब तक राज करूंगी जब तक मैं हूं। ऐसा नहीं होता। ये हर पॉलिटिशियन को, इंक्लूडिंग देश के प्रधानमंत्री से लेकर पंचायत के किसी चुनाव में जो सबसे उस पार्षद को और उससे समझना चाहिए, सत्ता आती है, आपको डिलीवरी देनी है, सत्ता चली जाती है, आपको फिर मेहनत करनी है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपको दे दिया तो आपके नाम हो गई, ये प्रॉपर्टी नहीं है। ये कुर्सी पे आप जनता के इच्छा से आते हैं, जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम ये है कि बंगाल में यही माने जाते हैं कि 35 साल लेफ्ट में शासन किया तो मैं तो कम से कम 40 साल करूंगी, ये तो मेरा ही हक है। तो ममता, देखिए, एक बहुत कॉमन चीज यहाँ पर है, उस पूरे देश में विपक्ष के पास इकलौती पार्टी विपक्ष की ममता दीदी हैं जिसके पास कार्डर था, ऑर्गेनाइजेशन। ये चुनाव
ऑर्गेनाइजेशन और आइडियोलॉजी वर्सेस आइडियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ममता दीदी की आइडियोलॉजी वर्सेस बीजेपी की आइडियोलॉजी, ममता दीदी की ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन। तो ममता दीदी के लिए एक्सेप्टेंस में दिक्कत है कि बीजेपी ने उसी दादागिरी के साथ कैसे चुनाव करा लिया। दादागिरी तो सिर्फ मैं कर सकती हूँ, शायद इसे ही टर्निंग पॉइंट कहते हैं। ये समझने की जरूरत है कि चुनाव चुनाव की तरह होगा, जनता का मैंडेट को आपको स्वीकार करना होगा। अभी दीदी को एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम है, या वो लोगों को सड़कों पे लाके एक आंदोलन खड़ा करके मैसेज देने की कोशिश कर रही है, जिससे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, इस बीच में करप्शन आए, चुनाव को वापस करने की मांग हो, तमाम तरीके की चीजें कर रही हैं जो 15 दिन और कर पाएंगी। जिस दिन बीजेपी के मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली, उस दिन के बाद से सड़क पे पत्ता भी उसी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हिलेगा जैसा बीजेपी चाहती है। अच्छा देखिए अदिति, एक तरफ ममता बनर्जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोप तो लगा रही, लेकिन दूसरी तरफ अब सरकार गठन की तैयारियां भी तेज हो गई। 9 मई को माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण हो सकता है और ये शपथ ग्रहण भव्य तरीके से होगा। गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक सीएम नैब सिंह सैनी बनाए गए हैं। तो सरकार गठन की तैयारियां भी तेज हो गई और इस बार का जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है वो बहुत ही शानदार और भव्य तरीके से होने वाला है। देखिए, सबसे तो जाहिर तौर पे भव्य तरीके से होने वाला है। बीजेपी के स्वर्णिम काल की शुरुआत का बात है ये। ऐसा नहीं कि बीजेपी पहले स्वर्णिम काल में नहीं रही है, लेकिन खुद अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल तब होगा जब वो बंगाल या दक्षिण में परचम लहराएगी, वहाँ पर संगठन खड़ा होगा, वहाँ पर काडर होगा। तो जाहिर तौर पे ये अपने स्वर्णिम काल बेस्ट। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज ये कह रही थी 2024 के नतीजों में, वो शायद उनकी बॉडी लैंग्वेज ये सब नहीं कह रही थी जो कल उनकी बॉडी लैंग्वेज में कहा था। आपने इस शो की शुरुआत में कहा था कि बीजेपी यहाँ क्या क्या करेगी। प्रधानमंत्री कल बता चुके हैं पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना होगी, फिर इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठ को लेकर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री का रोड मैप क्लियर है। प्रधानमंत्री ने बता दिया, वो सारी बातें बता दी। हिंसा नहीं होगी, कोई आपस में झड़प नहीं होगी, डर का माहौल नहीं होगा, महिलाएं बाहर घूमेंगी 12-2 बजे। तो प्रधानमंत्री ने तो अपना पूरा रोड मैप बता दिया है, जो कि बंगाल की जनता चाहती थी। अब दूसरी बात यह है, अमित शाह ऑब्जर्वर बन के अक्सर नहीं जाते। 2022 में यूपी में गए थे, वहाँ पर आप देखिए डिप्टी सीएम क्राइसिस था एक, कि योगी वर्सेस बहुत सारे लोग थे, संगठन, तमाम चीज़ें थी। तो केशव मौर्य हुआ, ब्रजेश पाठक, तो वो सब हैंडल अमित शाह ही कर सकते हैं। अमित शाह की आंखों से ही वहाँ पर सब समझा जा सकता है। तो अमित शाह को तब ऑब्जर्वर बना के भेजा था। फिर ऑब्जर्वर बना के भेजा हरियाणा में जब परिवर्तन हुआ, जब मनोहर लाल खट्टर को हटा के नायब सिंह सैनी को लाए गए। बहुत बड़ी संख्या में जो विधायक थे वो मनोहर लाल खट्टर के समर्थक थे, कोई और हैंडल नहीं कर सकता था, तो अमित शाह को भेजा। उदाहरण के तौर पे जब राजस्थान चुनाव में जब भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाया, भजन लाल शर्मा को, तब वसुंधरा को समझाने के लिए राजनाथ सिंह को भेजा कि पता है राजनाथ सिंह समझा सकते हैं। तो ऑब्जर्वर जब कोई बनाया जाता है तो आप समझिए उसके पीछे एक रणनीति ऐसे नहीं होता है। शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे चल रहे हैं मुख्यमंत्री बनने को लेकर, लेकिन बीजेपी हर बार चौंकाती है, चौंकाने वाले फैसले लेती है, लेकिन इस बार देखना होगा कि किसको वो मुख्यमंत्री बनाती है। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।